बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम कोशिश ये करते हैं कि शहर की ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें अपने शो में कवर करें, चाहे वो सेगमेंट्स हैं, चाहे वो हम न्यूज़ से रिलेटेड और फिर शहर की अहम शख्सियात। तो हम मधु करके आपकी मुलाकात भी कराते रहते हैं और कुछ इश्यूज़ भी हों वो भी हल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहला सेगमेंट है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी के अयूब पे पर्दा डालता है अल्लाह उसके अयूब पे पर्दा डालेंगे। आज हम लोगों के अयूब को अपने सियासी जलसों में ऐसे उछालते हैं। और मेरे भाइयों बहनें बेटियां सबकी मुश्तरक होती हैं। देखना किसी की इज़्ज़त के साथ ना खेलना। अगर आप किसी की इज़्ज़त के साथ खेलेंगे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह आपसे ये बदला नहीं ले लेगा। इसलिए लोगों के अयूब पर पर्दा डालना सीखें, पर्दा डालना सीखें। हमारा मुआशरा आज तबाह हो चुका है। वजह क्या बनी? हमने लोगों के अयूब को अपने जलसों में ओपन करना शुरू किया। और मेरे भाइयों ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। और बहुत अच्छी बात थी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखना शुरू हो जाएं तो यकीन माने हमारी अपनी ज़िंदगी जो है वो सुधरना शुरू हो जाती है, हमारे लिए अपने लिए बेहतरी होना शुरू हो जाती है। सो कोशिश कीजिए किसी की भी बात का पर्दा रखें, अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देगा। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। पहली खबर, चीफ सेक्रेटरी का फिर पंजाब हुकूमत के साथ चलने से इनकार। कामरान अली अफजल ने दोबारा अपने तबादले की दरख्वास्त कर दी। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। फी यूनिट कीमत 33.23 रुपये तक जा पहुंची। पंजाब हुकूमत की नाअहली क्या, आज के शो में आपको बताएंगे। और शहर में जराइम थम न सके। जी तो ये हैं जी नाज़रीन आज की खबरें। इनकी डिटेल्स क्या हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स राव दिलशाद हुसैन और रिजवान नकवी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्योंकि अभी राव साहब आए हैं, सैलाब ज़दगान की स्पेशल कवरेज जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से की जा रही है, तो हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। एक मंजर हम राव साहब से पूछ लेते हैं उन्होंने क्या देखा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सिटी न्यूज़ नेटवर्क पे हेड ऑफिस में कैंप भी लगा है जहाँ पर हम लोगों को कह रहे हैं कि जी आपने सैलाब ज़दगान की हेल्प करनी है, सामान यहाँ तक पहुँचाना है। तो ब्रीफली राव साहब मंजर बताइएगा जो आप खुद देख कर आए हैं। देखिए, हमने खैरपुर नेथन शाह सखर से आगे का सारा एरिया, रानीपुर और फिर नवाब शाह की जो 4 तहसीलें हैं जिसमें तहसील दौड़ है, काजी अहमद है, फिर सकरंड तहसील, नवाब शाह तहसील, इन सारी एरियाज़ में हमने तो बहुत बड़ा ह्यूमन डिज़ास्टर ऑब्ज़र्व किया है। और जब भी लोगों से बात होती थी तो उसमें यही बताया जाता था कि 7-7 फीट तक पानी था। ये मैं आपको जो अर्बन एरियाज़ हैं उनकी बात बता रहा हूँ, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो जो लाइफ है वो इज़ एट रिस्क है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ शायद ही मैंने ऐसे देखा कोई नहीं कि कच्चा मकान हो और वो उसी तरह से सही सलामत रह गया हो। और वहाँ पर 2 इस वक्त बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। बीमारियों का बैक वक्त मुकाबला कर रही हैं वो जो गरीब लोग हैं
और उसके साथ साथ वहाँ पर जो ह्यूमन डिज़ास्टर है, वहाँ पर भूख अफलास बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। तो मुग़य्यर हज़रात ज़रूर ख्याल करें इनका, सैलाब ज़दगान का। ये मैं तो उन एरिया का ये सेवन दादू, मुझे इसको वाइंड अप करना है और आपसे एक एक्सपीरियंस पूछना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खुद से सामान पहुंचाने की कोशिश मत करें क्योंकि उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया वहां पर? एग्जैक्टली ऑब्जर्व किया। क्या हम खुद भी विक्टिम बने इस हवाले से कि ट्रैफिक की वहाँ पे ये सूरत हाल है, क्योंकि आपकी जो पैरेलल 3 आपकी मरकजी शाहराहें, एक मोटरवे जो कि सखर तक जाएगी, और सखर से आगे आपको इंडस हाईवे या नेशनल हाईवे पर जाना पड़ता है। किसी भी तरफ आपने अगर मूव करना है तो उसकी हालत इज़ार ये है कि जगह जगह से कट लगे और टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रक्स की बहुत बड़ी कितारें हमने देखी हैं। हम खुद तकरीबन 28 घंटे तक ट्रैफिक में जो फंसे रहे। तो इस ऐसी सूरत हाल में अगर आप कुछ भी लेके जाएंगे तो आप वो अपने आप को ही समझेंगे कि ये हमसे शायद कोई गलती होगी इस तरह की। लेकिन बेहतर ये है कि जो फलाही तंजीमें ऑलरेडी वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, हाँ। उनका अगर यहाँ पर मैकेनिज्म है तो उनके हवाले आप करें। सिटी 42 का कैंप मौजूद है, वहाँ पर पका पकाया खाना तकसीम किया जा रहा है। अद्वियात के लिए मेडिकल कैंप्स मुख्तलिफ गोट्स में हमने वहाँ पे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वहाँ पर लगाए। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ इसको नहीं कह सकते, लेकिन जिस हद तक हो सका कोशिश जो की जा रही है। राव साहब, हम इसको वाइंड अप करेंगे क्योंकि आप खुद सारी चीज़ें देख कर आए थे। मैंने इसलिए चाहा कि जी हम ज़रूर वहाँ के हालात आपसे पूछ लें। पहली खबर क्या है जी? चीफ सेक्रेटरी का पंजाब हुकूमत के साथ काम करने से इनकार। कामरान अली अफजल तबादले के लिए फिर मुतहरिक हो गए। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म के साथ इजलास में दोबारा अपनी तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। रिजवान साहब, क्या वजह समझ आती है? बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकते। देखें, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल कल दोपहर को एक इजलास कर रहे थे जिसमें तमाम रीजनल कमिश्नर्स, उसके साथ साथ जो है वो डीसीज शामिल थे। उसमें इजलास के अख्ताम पे उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि जी ये शायद मेरा आखिरी इजलास हो, आप दिलजमी के साथ काम करें। डेंगी से निपटने के लिए जो है वो बिफोर टाइम आपको जो है वो विजिलेंस बढ़ाना होगी और घर घर जाके SOPs पे अमल दरामद जो है वो चेक करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद मेरा आखिरी इजलास हो और मैं इससे ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर सकता। ये बात तो उन्होंने DCs और कमिश्नर्स को खिताब करते हुए कही, और जैसे ही वो बाहर निकले उसके बाद ये पूरे पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के अंदर चेम गोइयाँ शुरू हो गई कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो यहाँ पे काम फेयरवेल इजलास भी इसको कहा जा रहा था। हाँ जी। और फिर ये कि इसकी रीज़न क्या बनी, वजह क्या बनी? यहाँ पे पंजाब के अंदर इस वक्त 2 धड़े हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुतहर्रिक हैं। एक धड़ा जो है वो चौधरी परवेज़ लाही का वज़ीर आला पंजाब है, मोहम्मद खान भट्टी हैं। वो परवेज़ लाही का ही इनपुट होता है जो वो आगे डिक्टेट करते हैं और उस पर काम करना पड़ता है ब्यूरोक्रेसी को। तो जब इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया था मोहम्मद खान भट्टी को, तभी DMG में पैस में एक बहुत बड़ी बेचैनी जो है वो पैदा हो गई थी और यहाँ पे उसकी जो है वो बाज़गश सुनी गई और बार बार चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान थे, उन्होंने अपनी रेजर्वेशंस जमा कराई कि हम एक ऐसे बंदे के नीचे जो है वो डिक्टेशन लेके काम नहीं कर सकते। तो चीफ सेक्रेटरी जो है इन सारी बातों से तंग थे। फिर ऐसे डिप्टी कमिश्नर लगवाए जा रहे थे, ऐसे DPOs लगवाए जा रहे थे जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं थी, जो कि नॉन करप्ट लोग भी थे, उनको लगवाया गया। और बिलखुसूस ऐसे इंपॉर्टेंट अजला के अंदर जहाँ पे चीफ सेक्रेटरी चाहते थे कि लोगों के तजुर्बे के अतबार से, उनकी साख के अतबार से और उनकी कॉम्पिटेंस के अतबार से लोगों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाए, लेकिन ऊपर से डिक्टेशन दी जाती थी। फिर एक धड़ा ये था, फिर उसके अलावा शफकत महमूद, हसान खावर, ये 2-3 धड़े थे जो कि ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। हम ये कह दें कि ये जो सब कुछ ग्राउंड पे हो रहा था चीफ सेक्रेटरी साहब उससे नाला थे। देखिए, ये बात शुरू हुई थी जब शहबाज गिल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो उसके बाद बहुत बुरी तरह से इस सारी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व किया गया और उस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने उस वक्त ही रिक्वेस्ट कर दी थी। आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट अभी ये इलेक्शन होना था नए वज़ीर आला का, तो उसी वक्त IG और CS की जानिब से रिक्वेस्ट की गई, लेकिन CS तो नहीं चेंज हुए मगर IG को चेंज कर दिया गया था। फैसल शाहकार साहब आए और अब सूरत हाल इस तरह की बनती जा रही है कि जो भी लेटर निकलता है वो मैटर नहीं करता कि वो उसकी शख्सियत क्या है, पोस्ट क्या है, वो कामरान अली अफजल के अहकामात पर निकल रहा है। बेसिकली बात यह है कि निकल तो उनके हाथ से रहा है,
पता भी लोगों को ये लगा कि जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑब्वियसली एडवाइस की जाती है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम इज़ प्लीज्ड, जो नोट जाता है वहाँ पे, तो उस नोट के मुताबिक फिर आगे जो डायरेक्टिव जाता है तो उस पर अमल दरामद करने के लिए वो करते हैं। तो उसमें रिजवान नकवी साहब ने जिस तरह से कर दिया, मेरा ख्याल है 2-3 धड़े, तो ये बहुत बड़ा एक पीटीआई के लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, और जो अगर किसी काफ लीग के लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमारी भी नहीं है, हम कौन सा वजीर या मशीर हैं। तो एक वजीर आला उनके, उसके अलावा तो कोई वजारत नहीं है, बाकी जो पॉलिटिकल सेक्रेटरीज हो इस तरह से वो खानापुरी की जा रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो शटल कॉक है वो बने हुए, और बुनियादी तौर पर जो सामने आई है या जो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर हलचल है कि वो खुश नहीं है काम। अच्छा, वो जो हालात हैं उनसे खुश नहीं है, लेकिन एज ए चीफ सेक्रेटरी उनका रोल आप कैसा देखते हैं? देखिए, चीफ सेक्रेटरी ने हमेशा गवर्नमेंट की लाइन को टो करना होता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसी पर अमल दरामद करवाना होता है, कोई भी सीएस हो। तो आमतौर पर ख्याल ये किया जाता है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो सीएस, आईजी, डीपीओस, डीसीज, कमिश्नर्स, ये और इनके बाद बेचारे रहती कसर निकल जाती है जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये 4-5 जो ब्यूरोक्रेसी के पिलर्स हैं, इन्होंने तब्दील होना होता है, और जो भी गवर्नमेंट आई है वो करती है। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि हमजा शहबाज की जब गवर्नमेंट आई तो उस तरह से शटलिंग नहीं हुई ऑफिसर्स की, बस वो जो 10, 12, 15 का एक ग्रुप था, जो टीके का ग्रुप, एक ताहिर खुर्शीद साहब का एक ग्रुप था, उसको कॉर्नर किया गया, या जो फरा से मुंसलिक लोग थे, फरा खान से, उनको एक अलग किया गया, या खुडे लाइन उनको लगाया गया। उसके अलावा इतनी ज़्यादा आपने देखा कि ना डीसी लाहौर तब्दील हुए, ना कमिश्नर लाहौर तब्दील हुए, ना सीएस तब्दील हुए। इसी तरह से बहुत सारे सेक्रेटरीज की रीशफलिंग जरूर की गई, लेकिन उनको अकोमोडेट किया गया। और अब जो नाम आ रहे हैं सामने, जो बुनियादी इख्तलाफ इस वक्त है सीएस लगाने पे फेडरल गवर्नमेंट को, वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी मनपसंद जो का चीफ सेक्रेटरी जो है वो लगाया जाए, लेकिन सूरत हाल ये है कि ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रोरोगेटिव है, और उन्होंने ही किसी एक नाम की मंजूरी देनी है, जो 3 या 4 नाम जाते हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में पैनल भिजवा दिया गया था, जिसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम था, बाबर याद तारड़ साहब का, बाबर याद तारड़ उनका नाम था, अब्दुल्ला सुंबल साहब का नाम था। मैं वैसे जाती तौर पे 2 लोगों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। बाबर याद तारड़ साहब आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी, शायद फेडरल गवर्नमेंट को कोई उससे कोई मसला हो चुके हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो रहे हैं, और अगर अब्दुल्ला सुंबल साहब आते हैं तो इससे अच्छी चॉइस हो नहीं सकती मेरा ख्याल है। मौजूदा तनाजुर में एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हैं और सारी सूरत हाल को भी समझते हैं, लेकिन इन अपार्ट फ्रॉम दैट इस सारी सिचुएशन की हम ये इस तरह होना नहीं चाहिए। एक जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको स्मूथली चलना चाहिए। अगर पंजाब गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट को मान लेनी चाहिए। अब ये रस्साकशी का दौर, हमारे लोग डूब रहे हैं, हमारे लोग सफर कर रहे हैं भूख अफलास से, मसाइल से, बीमारियों से। आधा मुल्क आपका इस वक्त एक किस्म का कटा हुआ है और मसाइल का शिकार है। ऐसे में हुकूमतों की आपस में टसलबाजी, मैं नहीं समझता कि ये वसी तर मुल्की मुफाद में है। इसको एड्रेस कर लेना चाहिए। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब जाना चाहते हैं तो उनको ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट को भी खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और फेडरल गवर्नमेंट को जो है इनकी तरफ से पहले भी थोड़ी सी उनके बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल की गई थी। असल मसला ही ये है, असल मसला वो तब से खलीज पैदा हुई और ये खला आ गया जो जब आना शुरू होता है तो वाकई फिर अगर अफसरान के दिलों में बददिली आ जाए तो फिर काम तो कोई नहीं सही तरह से करता। अब देखें, कामरान अली अफजल बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ओथ टेकिंग में नहीं गए थे वज़ीर आला पंजाब की, वो एक नाराज़गी वाला एलिमेंट चल रहा था। उसके बाद जैसे ही चौधरी परवेज़ लाई ने ओथ लिया तो इनकी तरफ से ये कह दिया गया था कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, और इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिख के भेज दिया। अब ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला करना फेडरल गवर्नमेंट में, वफाद में बैठे हैं मियाँ शहबाज शरीफ, यहाँ पे पीटीआई के इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो ये खींचातानी है। वो भी चाहते हैं कि ये एक इंतजामी बहरान जो है ये चलता रहे। ये इंतजामी बहरान फिर मेरे ख्याल से अगर किसी ने नोटिस ना लिया गया तो फिर इसका भी इम्पैक्ट किस पर आएगा? आम आवाम पर। भुगतना किससे पड़ेगा? बदनज़मी होगी तो लोगों को भुगतना पड़ेगा। खैर, अभी जो एक सबसे खतरनाक सूरत हाल है, हमने इस खबर को वाइंड अप करना है और आपको बताना है कि डेंगू का खतरा शदीद मंडलाने लगा है। एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रही है और अब आपके इर्द गिर्द हमारी अपनी फैमिली में 3-4 लोग जो हैं वो डेंगू में मुब्तला हो चुके हैं। सो ये चीज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद क्या है कि अभी प्लीज़ अपने कमरों से बाहर निकलें, अपने घर में पूरा एक चक्कर लगाएं। अगर कहीं पर भी आपको साफ पानी जमा नज़र आ रहा है
एयर कंडीशन हर घर में चलते हैं, कूलर चलते हैं, गमलों में कहीं पानी नज़र आ रहा है, तो खुदारा प्लीज़ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। अपने बच्चों को स्कूल जाते हुए इंश्योर करें कि उन्होंने पूरी आस्तीन बनानी हुई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन रही हैं, ख़तरा बहुत ज़्यादा है, पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अपने बच्चों का, बूढ़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और एक दफ़ा प्लीज़ घर में अपने पूरे चक्कर लगा के देख लें, अगर कहीं पर पानी है तो उसको साफ़ कर दें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। और तो कुछ होगा नहीं नया इनसे, लेकिन बिजली की कीमत में हर रोज़ ये इजाफा ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं और कोई काम नहीं रह गया। खैर बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई है। फ़ी यूनिट कीमत 33.23 रुपये तक जा पहुंची है। और कल हमने वाज़े तौर पर शाहिद सिपरा साहब ने कह दिया था कि ये अब कम नहीं होनी है, मतलब बैकगेट लग जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। सो आपने क्या करना है, आप ही लोगों ने जितनी बचत कर सकते हैं, लोड शेडिंग को ब्लेसिंग समझिए और जितनी बचत आप अपने तौर पर कर सकते हैं वो आपको करनी पड़ेगी। सारे टैक्स भी लग कर आएंगे, बिजली की कीमत में भी हर रोज़ इजाफा होगा, आपकी सुनवाई कहीं नहीं होने वाली है। सो आवाज़ भी मुझे लेस्को दफातर के बाहर लंबी कतारों में नज़र आ रही है, हाथ में बिल लिए, इस उम्मीद से कि शायद उनके बिल कम हो जाएं, जबकि अब बिल कम नहीं होने हैं। लोग इस लेवल पे आ गए, राव साहब बिल की अकसात करवाने जा रहे हैं अब लोग। देखिए, बिल की अकसात से बात आगे जा चुकी है। अब जो नॉर्मल 300 यूनिट की हम जो बात कर रहे हैं, 400 यूनिट तक कोई जलाता है घर, 5 मरले के घर में 300 से 400 यूनिट जो है वो चल जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। तो अब उसका वो ये मत सोचे कि उसका 7 से 8 हज़ार बिल सर्दियों में भी आएगा। उसका बिल अब फिक्स होना है 20 से 25 हज़ार, यानी जबकि सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ और गर्मियों में तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगा। तो ये जो 33 रुपये आप बता रहे हैं ना, ये आप बता रहे हैं टैरिफ रेट्स को, और अगर इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट ऐड होगा तो ये तकरीबन 42 से 52 रुपये तक ये उसमें एडजस्ट होगी कहीं। और ये बिजली, मैं आपको अपनी घर की मिसाल देता हूँ कि प्रीवियस मंथ जो हमारा हमने 2300 यूनिट कंज्यूम किए तो हमारा बिल था 1,01,000। हमने बचत की, हमने 500 कम यूनिट इस्तेमाल किए, एसी बंद किया, लाइट्स बंद, बड़ी सख्ती की, और सख्ती करने के बाद 1800 यूनिट पे हम ये समझ रहे थे कि हमारा बिल जो है वो नीचे आएगा, वो नीचे नहीं आया, वो 1,23,000 पे चला गया। तो उसको हैरान कुन तौर पे उसको जब देखा ये सारी सूरत हाल, तो वो 52 से भी 56 रुपये यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो अब सूरत हाल ऐसे नहीं, और इतनी बिजली कंज्यूम होती थी 2 साल पहले और उसका बिल आता था 30-32 हज़ार रुपया मैक्सिमम, या 40 हज़ार रुपये तक, पीक सीजन में 40 हज़ार रुपये तक बिल था। अब बताएं कि 1 लाख रुपया साथ में ऐड हो गया, 1 लाख रुपया साथ में ऐड हो गया। और नीचे जो लोग पंखा चला रहे हैं उनको जब 20-20 हज़ार रुपये बिल आएगा तो किस तरह से आवाम, ये जो हम देखते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब को बड़ी कभी जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, कभी हंस रहे होते हैं, कभी कोई और रो भी रहे होते हैं, और कभी तो रो भी पड़ते हैं, कभी रो भी पड़ते हैं, कभी तो रो भी पड़ते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर 15 लाख तनख्वाह लेने वाले शख्स के लिए बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, टेलीफोन फ्री है, हाउस रेंट फ्री है? यानी दुनिया में कोई आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और यहाँ पर 25,000 तनख्वाह वाला बंदा जो है उसको पेट्रोल भी, उसको बिजली का झटका भी है, उसको महंगाई का झटका भी है, उसको अब कुकिंग ऑयल जो ये पाम ऑयल, उसके लिए अब 2 वक्त की रोटी के लिए आटा नहीं उसको मिल रहा। पाम ऑयल की जो प्राइसेस थी $1800 तक गई थी उस वक्त, चले बात समझ आती है, वो सब महंगा हो गया। अब जबकि 800-900 पे ट्रेड हो रहा है, $800 पे ट्रेड हो रहा है, तो अब क्या मसला है? अब तो अपनी कॉम्पिटेंसी दिखा दें, कम से कम अब तो कुछ कर लें कि जिस 800-900 के लेवल पे तो ले आए उसको, पाम ऑयल को। और इसी वजह से आपका जो आज कुकिंग ऑयल है वो 700 या किसके करीब जो पहुंचा हुआ है एग्जैक्टली। तो आए रोज़ फिर कीमत का बढ़ना, तो ये सिर्फ बिजली या फ्यूल आपकी इकोनॉमी पे ये सारी चीज़ें महंगाई की तरफ ही लेके जाएंगी, मसाइल बढ़ाएंगी लोगों को। महंगाई की तरफ नहीं, ये लोगों को अब जो है वो मौत की तरफ चीजें लेके जा रही हैं। इतना लोग परेशान हैं, इतने लोगों के बीपी शूट कर रहे हैं, हाई दिन की महंगाई लोगों की जान को पड़ रही है। अच्छा जी, शाहिद सिपरा साहब ने बताया कि 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 27 रुपये और 700 यूनिट वालों को 27.65 फी यूनिट बुनियादी टैरिफ चार्ज किया जाएगा। दीगर टैक्स इसके अलावा होंगे।
मतलब आप बचत कर भी लें, बिजली कम इस्तेमाल कर भी लें, ये टैक्स आपकी जान लेंगे, ऐसा ही है रिजवान देखिए, ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं ये बड़े बेहिस हैं, ये बड़ी मोटी चमड़ी है इनकी, इन्हें किसी चीज़ का असर नहीं होता। आप देखिए, इन्हें अवाम के मसाइल का पता ही नहीं। आप सरकारी दफातर में चले जाएँ जहाँ बैठ के ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, आप मिनिस्टर्स के दफातर में चले जाएँ, वहाँ पे AC लगे होंगे और लोग ठिठर रहे होंगे, लगे होते हैं। लोग सर्दी से ठिठर रहे होंगे शदीद गर्मी के मौसम में, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो AC कम नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। जो उनके शाहाना खर्चे हैं उन पे कट नहीं, जहाँ जहाँ जिस तरह राव साहब ने बात की कि फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं उन पे कट नहीं लगाएंगे, उन पे कट नहीं लगेगा। लेकिन वो आज आके मलबा जो है वो आम पब्लिक पे गिरेगा। पब्लिक के पास भी चारा कोई नहीं है, वो जाते हैं लेस्को के दफातर में बिल की, जिस तरह आपने बात की कि इंस्टॉलमेंट्स कराते हैं, चूँकि अब लोग अपना ये बिल देने के लिए घरेलू अशिया बेचने पे मजबूर हो गए। एक ऐसा बंदा जो 25-30 हज़ार या 35 हज़ार रुपया या मैक्सिमम 50 हज़ार रुपया कमाता है, उसने अपना एक बजट बनाया होता है कि मैंने इतनी मेरी ग्रोसरी आएगी, इतने मेरे बच्चों की स्कूल फ़ी है, इतना मैंने रेंट देना है, ये मेरे बच्चों के स्कूल आने जाने का रनिंग एक्सपेंडिचर है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर उसने बिल के लिए 5,000 या 3,000 रुपया अलग रखा होता है, उसे बिल आ गया अगर 12,000 रुपया, वो कहाँ से करेगा? क्या वो चोरी डकैती करे? उसने जाहिर है घर की कुछ चीज़ बेचनी, अपने सोने की चीजें बेच रहे हैं सिर्फ बिल देने के लिए, लेकिन ये कब तक होगा? आप 2 महीने कर लेंगे, 3 महीने। अब देखिए, एक अगर फैमिली है उसकी ऑब्वियसली जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो महदूद है, और अगर वही सारा बिल में चला जाएगा तो बाकी चीजें किस तरह से मैनेज होगी? तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि अपना खाना रोक सकते हैं, ये चीजें फिर तो हमने अब इसमें क्या कर सकते हैं? ये सारा जो डिसक्रेडिट है, ये सारा इस वक्त पॉलिसी साज जो है बिल्कुल नहीं सोच रहे कि अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। साहब, मुझे खबर को वाइंड अप करना है, लेकिन हर रोज डिस्कस करने के बावजूद, हर रोज अवाम की आहो बका बताने के बावजूद, अच्छा जी, LPG की कीमत में इजाफा हुआ तो रिक्शा यूनियन की तरफ से कल एहतजाज किया गया और वाज़ेह तौर पे कहा गया कि अब रिक्शा जलाओ तहरीक की तरफ वो आएंगे, यानी जलाओ घेराव करेंगे। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है, और रिक्शा यूनियन की तरफ से कल बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान किया गया, एहतजाज किया गया और बताया गया कि अगर ये सिलसिला ना रुका गया, LPG की कीमत में इसी तरह से इजाफा होता गया, एक तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा, एक तरफ गैस की कीमतों में इजाफा, एक तरफ रोज़मर्रा इस्तेमाल की कीमतों में इजाफा, आगे LPG का इस्तेमाल भी बढ़ना है। वाज़ेह तौर पर हम ये आपको हर रोज़ बता रहे हैं कि आगे जाके अभी से ही हम देख रहे हैं कि 8-9 बजे मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाता है, जो रात 12 बजे के करीब दोबारा अपनी सही पोजीशन में आता है। आपके पास ऑल्टरनेट जो जरिया रह जाता है, आपने LPG का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जी तमाम लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी रोज़ बरोज़ इजाफा, और इसके अलावा कमर्शियल तरफ जाएं तो वहाँ पर भी लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। महंगाई का ये सिलसिला थमना तो नहीं है, लेकिन अपडेट हम आपको रखेंगे कि किन किन चीज़ों में इजाफा हो रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं, लेकिन जब आप सुनेंगे और जो गुफ्तगू यहाँ पर होगी उसके बाद पॉसिबल ही नहीं कि किसी का इंटरेस्ट नहीं बन सकता। हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कुछ ऐसा टॉपिक जिसका चुनाव किया जाए जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, उससे हम भी यहाँ से कुछ सीख के उठें, कुछ यहाँ से तहैया करके उठें कि आज हमने भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को यकीनी बनाना है। कोशिश ही कर सकते हैं और हमेशा करते भी हैं। खैर, आपने सुन रखा होगा कि किसी के साथ अच्छा करो तो आपकी ज़िंदगी में भी सब अच्छा होगा। मैं अक्सर प्रोग्राम का स्टार्ट करती हूँ कि किसी के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, खैर का काम करते हैं, नेकी करते हैं, तो वो पलट कर हमारे पास आती है और हमारी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो जाता है, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि जी अगर कभी किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, आपने किसी के साथ बुरा किया, वो मकाफात अमल है। एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट भी है। बहैसियत मुसलमान हम सब लोगों का ईमान है ये कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जिसका मैंने जिक्र किया, कारमा का अक्सर लोग जिक्र करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, और वो लोग भी यही कहते हैं, उन लोगों का भी ये है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पलट कर आपके पास आएगा, बुरा करोगे तो बुरा पलट कर आपके पास आएगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि समटाइम जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ भी अच्छा होता चला जाता है। तो लोग कहते हैं उसके साथ, आपने ये सुना होगा कि अल्लाह ताला ने बुरे की रस्सी बहुत दराज की होती है, लेकिन जब वो परवरदिगार खींचने पर आता है वो रस्सी, तो एक दफ़ा पता चल जाता है। पैगाम
और गुफ्तगू का आज का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि अच्छा करके अच्छा आपके साथ कैसे होगा, ये आपको आज के शो में बता देते हैं हमारे साथ उस्ताद और आप सबके पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं, उनको अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ना बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक अलहम्दुलिल्लाह। बड़ा आपने डिफरेंट आज मौजू और मुश्किल मौजू मेरा ख्याल है कि ये इतना आसान नहीं है, इस पर शायद सतही बात करना बड़ा कॉमन है, लेकिन इसको इन डेप्थ समझना, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ इस पर स्टैंस देता हूँ ना। ऐसा है कि ये जो सारा कायनात का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम कुदरत के कवानीन से चल रहा है। लाइक आप, मैं एक सादा बंदा कुछ कवानीन से अच्छी तरह वाकिफ़ है। लाइक कानून है ग्रेविटी का, किसी को भी ये नहीं पता कि वो ये नहीं कहेगा, इनकार नहीं करेगा कि मैं अगर किसी बुलंद सतह पे खड़ा हूँ और छलांग लगाऊं तो टांग नहीं टूटेगी या मैं मरूंगा नहीं। उसको पता है कि मैं हाइट पे हूँ तो ग्रेविटी मुझे नीचे खींचेगी। इस तरह एक्शन रिएक्शन के कानून है। आप बेशुमार कवानीन जो डिस्कवर हो चुके हैं वो सब के सब कवानीन लोगों को पता है। अब होता ये है कि बेशुमार ऐसे कानून हैं जो शायद साइंस ने डिस्कवर नहीं किए, लेकिन हजार साल से इंसानों ने उनका मुशाहिदा करके या तो किसी दानिश्वर ने, किसी अकल वाले ने, किसी फहम वाले ने उनको बयान कर दिया, या उन कवानीन को समझने का बेहतरीन जो सोर्स है वो दीन है, इल्हामी किताब। क्योंकि अल्लाह ने कायनात को बनाया, इंसान को बनाया, तो आपको इल्हामी किताबों में वो कवानीन बड़े ही क्लियर कट समझ आ जाते हैं। मसलन सूरह नजम में अल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर तुम कोशिश करोगे, सही करोगे, एफर्ट करोगे, स्ट्राइव करोगे, तो उसका तुम्हें यकीनन नतीजा मिलेगा। यानी इसमें कोई डाउट ही नहीं, इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है, सही करता है, स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है, उसका रिजल्ट ना मिले। अच्छा, अब चाहे थोड़ा सा लेट मिले, लेट हो सकता है, उसकी शक्लें हैं। अच्छा, पहले एक बड़ा कुछ ना बेसिक चीज़ें समझ लें, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, मैंने आपकी इजाज़त से इसको थोड़ा फिलोसफिकल रखना है। देखिए होता क्या, इंसान नतीजा उसको मानता है जो आंख देखती है, उसको नहीं मानता जो आंख नहीं देख रही। मेरा मानना यह है कि आपकी आंख जो नहीं देख रही वो भी नतीजा। हम थोड़े से जल्दबाज भी तो है ना, हम जल्दबाजी है हमें, या फिर हम टेंजिबल चीजों को देखने के रियलिस्टिक ग्राउंड पे, रैशनल ग्राउंड पे, अक्ल की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये मैंने किया और ये नतीजा तो मैंने देख लिया। बड़े काम आपके ऐसे होते हैं जिनके नताइज आपको आंखों से नहीं दिखते। अब उसमें दो काम, अच्छे और बुरे काम, यानी नेकी और गुनाह। नेकी और गुनाह का नतीजा फौरन नहीं दिखता। अच्छा, अब हम ये समझते हैं, चले हम थोड़ा बहुत जो ईमान होता भी हम में, हम कहते हैं कि जी आखिरत के रोज, क़यामत के रोज इसका नतीजा मिलेगा। अच्छा, वो क़यामत तो आनी है ना कभी, लेकिन आपकी जिंदगी में भी उसके असरात नजर आ रहे होते हैं। सही कहा। यानी आप, अगर आप बड़े सच्चे पक्के होके कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को समझे ना, तो आपको पता लगता है कि ये जो मेरा एक्ट है ना, ये इसका नतीजा ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। यानी वो टेंजिबल फॉर्म में कहीं ना कहीं दिखने लग पड़ता है। अच्छा, अब जो टेंजिबल फॉर्म में दिखता है, एक तो चले फौरन दिख गया आपको, कुछ चीजें मुख्फी हो जाती हैं। लेटेंट का वर्ड है, साइंस में इस्तेमाल करते हैं, मुख्फी, खुफिया, छुप गई, दिख नहीं रही। जैसे कई बीमारियां हमारे अंदर दिख नहीं रही, जैसे कई तरह की कमजोरियां हमारे अंदर दिख नहीं रही, और वो किसी खास उम्र पे आके, खास वक्त पे आके जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, कोट को आप 10 साल पहनते रहे, और 10 साल आपने कोट को पहना और उसके बाद किसी को दे दिया, उसने एक दिन पहना और फट गया, और आपने कहा कि मैंने 10 साल पहना नहीं फटा, तुमने एक दिन में इसको पहना और खराब कर दिया। उसने कहा ये 10 साल जो तुमने पहना था ना, ये उसका नतीजा है कि एक दिन में फट गया। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। यानी नेचर का एक कानून जो है वो कंपाउंडिंग का, कमेटी का इकट्ठा करके आखिरकार नतीजा निकालने का। यानी कि ऐसा नहीं होता कि उसमें आपको फौरन कुछ दिखे, लेकिन इकट्ठे होते 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 आखिरकार उसका कोई नतीजा दिखता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी देता हूँ। आपको इस सोसाइटी में कई लोगों के तकब्बुर के आखिरकार खौफनाक नताइज मिलेंगे। यानी आप कुछ दानिशमंद समझदार बंदा कहेगा ये जो तकब्बुर है ना इसका, ये इसको ले बैठा है, बिल्कुल। अक्ल वाले भी ये कहते हैं ये जो इसकी आजी है ना, ये आजी का खाता रहेगा। मैंने कई बुजुर्गों के मुंह से जुमला सुना है किसी के बारे में, उन्होंने कहा यार ये जो बंदा है ना, इतना अक्ल वाला नहीं है, इतना इल्म वाला नहीं है, इतना समझ वाला नहीं है, लेकिन इसका इखलाक और इसकी आजी इसको हमेशा नवाजती रहेगी। यानी कि आपकी आजी वो भी कहीं कंपाउंडिंग का नतीजा होता है और आपको उसके सिले में मिलता रहता है, और आपकी बद इखलाकी और आपका तकब्बुर भी कहीं ना कहीं आपको नताइज उसके भुगतने पड़े होते हैं। अब होता क्या है, इस पे एक बड़ा शानदार जुमला आपको मिलता है इशफाक अहमद साहब। इशफाक साहब फरमाते हैं कि धोखा जो है ना, उसको अपनी पैदाइश वाली जगह से बड़ी मोहब्बत होती है। जिसने दिया होता है ना, ये चल के आखिरकार उसी को जरूर मिलता है।
सही कहा आपने। यानी उन्होंने दो तरह से इसको नरेट किया। एक ये जुमला भी है कि जो धोखा है ना वो बड़ा सियाना होता है, वो उंगली छुड़ा के चौराहे में खड़ा हो जाता है। आप चलते चले जाते हैं और आखिरकार जब आप चौराहे पे पहुंचते हैं तो वो धोखा आपको गले लगा लेता है। जिस तरह धोखा गले लगाता है, इस तरह अना हमारी जिंदगी की नेकी भी हमें गले लगाती है। हमारी जिंदगी के कई खैर के काम ऐसे होते हैं कि वो आपको गले लगा लेते हैं और आप हैरान होते हैं कि यार ये मैंने क्या किया ऐसा कि मेरे साथ इतना अच्छा हो गया। वो पता लगा कि आपने जो आसानियां पैदा की थी, जो आपने खैर फैलाई थी, वो खैर कहीं ना कहीं पलट कर आपकी तरफ आई है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। अपने टॉपिक पे एक दफ़ा फिर से आएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। और अभी शाह साहब आपने गुफ्तगू सुनी है CCPO साहब की, यकीन माने दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है जी। और ये बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे इस माशरे की। मैं ना मेरा ख्याल है वो ऑफ कैमरा जो बात कर रहे थे ना, मैं उसको दोहरा देता हूँ। जब तक इस तरह के मामलात में पनिशमेंट प्रॉपर नहीं होती, और मैं कहता हूँ सरेआम नहीं होती, वो देखें इस्लामी सज़ाओं के पीछे ना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। वो इसलिए है कि पूरी सोसाइटी वॉर्न हो जाए। आपको एक बड़े मॉब को चलाने के लिए ना सिर्फ नसीहत और लेक्चर नहीं चाहिए होते हैं। आपको असूल बनाने पड़ते हैं, आपको प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं। किसी की मजाल नहीं है ईरान में और सऊदी अरब में इस तरह की हरकत करने की। क्यों नहीं है? उन्हें पता है कि सरेआम फांसियां दे देते हैं, सरेआम जो है वो गर्दन उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपका अदालती निज़ाम कैसा है, और उसके बाद आप देखें इंसाफ डिलीवर नहीं होता। माड़ा बंदा इस तरह को एक अदा केस को लकीली मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है। केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, ये हम सब जानते हैं, केसेस ज़्यादा हैं। इसमें से इक्का दुक्का केस को मीडिया की मेहरबानी है जो हाईलाइट होते हैं और पुलिस पे प्रेशर बन जाता है, स्टेट पे प्रेशर आता है, उनको उठा लिया जाता है। वो ज़ैनब का केस था या इस बच्ची का केस है। इससे कई गुना ज़्यादा केसेस छोटे बच्चों के जो हैं वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रहे हैं कसूर में, बाकी इजला में। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि इसको कहीं ना कहीं स्टेट को इस पर बड़े सख्त कवानीन बनाने चाहिए, और उन कवानीन की जो है ना जी वो पासदारी होनी चाहिए और डिलीवर करना चाहिए। लोगों को पता हो, एक आम आवाम को पता हो कि इस तरह की गलती अगर कोई भी करता है। और वैसे भी बताऊँ आपको कि आपके समाज में जो मेंटल सिकनेस है बिलखसूस रिलेटेड टू सेक्स, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है। आपका एक बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है। आप देखें ना जी, कारपेंटर, रिक्शे चलाने वाला, सब्जी वाला, हर बंदा तो उसके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है। अब वो क्या देखता है? आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, कभी अपने ड्राइवर के फ़ोन का भी ज़रा एनालिसिस करें ना। आप अपने गार्ड, चौकीदार का फ़ोन कभी पकड़ें, उसमें से देखें क्या कुछ निकलता है। आप हैरान हो जाएंगे कि उसके वो अंदर इतना ख़तरनाक खौफनाक डाटा, पोर्न वीडियोज़ कितनी निकल आएंगी। तो मुझे बताएं कि जिसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन वो पाई जाएगी, वो कहाँ निकालेगा? और वो हिट करेगा सोसाइटी को रेप की शक्ल में, हरासमेंट की शक्ल में। कितने ज़्यादा केस जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और बच्चे कितने, इस वक्त में तो बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो हैरान होता हूँ कि वालिदैन जो अकेला अपना बच्चा किसी ड्राइवर के साथ किसी गाड़ी में भेज देते हैं, वो कैसे भेज देते हैं। ये सब तरह के केसेस में वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। देखें, आइडियल सोसाइटी तो वो यहाँ पर ना हो, लेकिन अपनी सोसाइटी को जानते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सो नाज़रीन, ये वो चीज़ें हैं जिनका ख्याल पेरेंट्स को रखना है। सो अब हम कुछ टॉपिक की तरफ दोबारा से आएंगे, जो हम कह रहे हैं कि अच्छे कामों का अच्छा नतीजा। इस काम का नतीजा क्या होगा वो तो बहुत जल्द इस शख्स को पता चल जाएगा जो कि पकड़ा गया है। शाह साहब, हम कह रहे हैं कि आप जो करेंगे वो पलट कर आपकी तरफ आएगा। लेकिन कहीं ना कवानीन कुदरत एक्टिव हो जाते हैं। आप खैर कर रहे होते हैं, खैर की एनर्जी आपके पास आ रही होती है। आज इसको साइंस मानने लग पड़ी है। एक ऐसा शख्स जो गलत कर रहा होता है ना, उसके पास गिल्ट होता है। वो गिल्ट एक नेगेटिव एनर्जी होती है। एक रिग्रेट होता है, रिग्रेट एक नेगेटिव एनर्जी होती है। एक कहीं ना कहीं पछतावा होता है, कहीं ना कहीं एहसास गुनाह होता है। और हम माने ना माने, हमें एहसास हो जाता है किसी के साथ। हाँ जी, ये आप जहन में रख लें कि आप में जब भी नेगेटिव एनर्जी है, आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और आपने अगर बुरा किया हुआ है तो आपको डाउट जरूर होता है। वो चोर की दाढ़ी में तिनका, इसकी मिसाल इसीलिए बनी हुई है कि कहीं ना कहीं उसको डाउट होता है कि अब मैंने किया हुआ, मैंने भुगतना जरूर है। वो कॉन्फिडेंस जो एक नेक इंसान के पास है, जो एक क्लियर इंसान के पास है, जो एक सच्चे बंदे के पास है, जो एक ऐसे बंदे के पास है जिसको पता है कि मैं ठीक हूँ, वो कॉन्फिडेंस यकीनी बात है खैर के कामों से ही मिलता है और गलत कामों से नहीं मिलता। तो आपने जो गलत किया होता है कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ता है। वो जो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने बुरे की रस्सी भी दराज की होती है। अच्छा, ये ना हमें कुछ चीज़ें दिख रही होती हैं। ये भी आपको मैं बड़ी एक वाज़ेह बात बताऊं कि हमारी आंख देख रही होती है कि जी ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये कितना आगे निकल गया, कितना पैसा कमा लिया। आप जरा डीप एनालिसिस करें ना, तो उसकी जो प्राइस होती है ना, वो कोई पे नहीं कर सकता। यानी बड़ी बड़ी जो पेंटिंग्स हैं, जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं कैनवस पर, बड़े कलर दिख रहे हैं, आप करीब जाके देखें तो आपको पता लगेगा
कि तस्वीर का एक रुख ये है, सिक्के का एक रुख ये है कि वो अच्छा है, दूसरा रुख आप जाके देखें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और आप कहेंगे कि या बारी ताला मुझे ये कामयाबी नहीं चाहिए। आप अल्लाह से आजी मांगेंगे, अल्लाह से आप रहम मांगेंगे, अल्लाह से फजल व करम मांगेंगे। तो ये हमें लग रहा होता है, हमें दिख रहा होता है, देखने वाली आंख देख रही होती है। मैं बड़ी दुनिया को जानता हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, वो खाना नहीं अच्छा खा सकते क्योंकि उनको परहेज है। मैं बड़े लोगों को जानता हूँ उनके पास बड़ी बड़ी अचीवमेंट है लेकिन औलाद की खुशी नहीं है, औलाद सेहतमंद नहीं है, बड़े मसाइल हैं। यानी तस्वीर का एक रुख देखने से आप किसी की भी ज़िंदगी को मुख्य समझ सकते। ज़िंदगी के इतने रुख हैं और अगर आप उस पर कभी आप एक ताराना नज़र डालें तो फिर आपको पता लगता है कि ज़िंदगी के कौन से रुख हमें नहीं दिख रहे और बड़ा कुछ ऐसा है जो किसी को भुगतना पड़ रहा है इस दुनिया में। मैं वैसे भी एक छोटी सी मिसाल से इसको समझा देता हूँ कि आप फर्ज कीजिए कि 20 फुट दूर एक गर्म दीवार है, तपती हुई दीवार है और आप उस तरफ जा रहे हैं तो आपको उसकी तपिश महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप फर्ज करते हैं कि एक ठंडी दीवार थी, आप उस तरफ जा रहे हैं तो उसकी ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप इस जिंदगी में से गुजरते हुए जन्नत की तरफ जा रहे हैं ना, आपको जन्नत की खुशबू आती है, आपको जन्नत की ठंड महसूस होती है और खुदा ना खास्ता जहन्नुम की तरफ जा रहे हो तो इस जिंदगी में आपको जहन्नुम की तपिश महसूस होने लग पड़ती है। वो जी खूब है, कहा है ना, अमल से जिंदगी बनती है। 100% जो आपने किया है उसको कहीं ना कहीं आपने भुगतना है और खैर के काम करने वालों को पूरा पूरा ईमान होना चाहिए, पूरा पूरा यकीन होना चाहिए। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में आप हिंदुइज्म पढ़ लें, सिखिज्म पढ़ लें, क्रिश्चियनिटी पढ़ लें, इस्लाम हमारा जो दीन मुकम्मल है, कामिल दीन है, आप किसी दीन को पढ़ लीजिए उसमें आपको ये पैगाम जरूर मिलेगा कि जो कुछ आप भेज रहे हैं वो आपको वापस मिलता जरूर। और आई थिंक कि वो चीज़ें जो किसी के सिखाने से नहीं आपको आती। हाँ जी, हाँ जी, ये कवानीन फितरत तो इसको समझ जाइए, कवानीन कुदरत हैं। खैर भेज रहे हैं, खैर आपको मिलेगी। खैर आप यकीन करें, आप अपने घर के साथ जो आपके मुंडेरे हैं वहाँ पर दाने डालना शुरू कर दें, आपका रिस्क कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आप मखलूक को रिस्क दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको किसी न किसी शक्ल में रिस्क देगा। आप अपनी रोटी के साथ किसी की रोटी जोड़ दें कि आपने एक रोटी एक्स्ट्रा पका के किसी को खिला देनी, आपका रिस्क कभी ख़त्म नहीं होगा। आप दूसरों को इज्जत देना शुरू कर दें, आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। आप मोहब्बत से देखें, एहतराम से देखें दूसरों को, आपको एहतराम और मोहब्बत जो है वो पलट के मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी के लिए अच्छा सोचें, यकीन करें लोग आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। आप बुरा चाहेंगे तो बुरा आपके साथ होता रहेगा, ये आपकी जान नहीं छूटती। जो आपने बोया है उसको काटना जरूर है। और कभी कभी हैरत होती है कि लोगों ने अमरूद बोया होता है और दुआएं मांग रहे होते हैं आम की, आम नहीं मिलता है, अमरूद ही मिलता है। जो आपने बोया है वो आपने काटना जरूर है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आज अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को कि अपने वालिदैन को संभालते नहीं हैं, अपने वालिदैन के साथ बहुत बुरा करते हैं। वो चीज़ें जब पलट कर आती हैं तब आपको कभी याद आता है कि आपने भी ये किया था। ये दुनिया मकाफाते अमल है, आपके साथ बहुत कुछ हो जाता है, आपको पता नहीं चलता ये आपके की का नतीजा, और कुछ आप अपनी आंखों से भी देख लेते हैं। तो अपने दिल से तहैया कर लें कि किसी के लिए आसानी पैदा करें, किसी के साथ अच्छा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो वादा किया है वो आपके राह भी हमवार करेगा, आपके साथ भी सब अच्छा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। और अब सेगमेंट शामिल कर लेते हैं टुडेज हेल्दी टिप। हेल्दी रहने के लिए हम आपको बताते हैं टोटके भी, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। रहमान अब्बास की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक नए प्लान के साथ, नई टेक्निक के साथ आपके सामने, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैंने आपकी सेहत का ख्याल रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आज के प्रोग्राम में हमें एक प्लेट चाहिए। अगर प्लेट नहीं तो आप बॉल ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं, वॉलीबॉल ले सकते हैं, सबसे जो इजी है। नहीं तो राउंड शक्ल में कोई वेट टर्न करने के लिए आप वो ले सकते हैं। तो चलें, फर्स्ट हमारा सेगमेंट का हिस्सा है वार्म अप आपने करना है। वार्म अप आप स्ट्रेट आर्म साइकिल वाइज टर्न करें, ओके। रिदम भी साथ साथ चलती रहे ताकि प्रॉपरली रिदम के साथ आप वर्कआउट में इन्वॉल्व हो जाएं, बॉडी एक्टिव हो जाए, मसल एक्टिव हो जाए। देन हाथों को ग्रिप कर लें, राइट एंड लेफ्ट 10 ईच साइड। कहीं भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में वार्म अप के बिना ट्रेनिंग नहीं करनी, ये सबसे बड़ी गलती है, बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, मसल इंजरीज के 110% चांसेस है, तो इसलिए ये काम आपने नहीं करना। प्रॉपरली रिदम के साथ वार्म अप करना है, जो बेसिक रिदम है, मसल रिदम में आ जाए। ओके, नाउ नी अप, स्टेप अप। हर प्रोग्राम में एक डिफरेंट है। वार्म अप के हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए, उनको डाउनलोड करें, अपने पास रखें। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपने वार्म अप करना है।
5 मिनट 3 मिनट जितना भी है आपने वार्म अप कर ली है। 4 ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि ये बेसिक है, घर में कहीं भी कर सकते हैं। प्रोफेशनली लेवल पे सेट बढ़ते जाते हैं, ट्रेनिंग बढ़ती जाती है, तो इसलिए 4 ट्रेनिंग्स डिफरेंट, आज की ट्रेनिंग डिफरेंट है, टेक्निक्स डिफरेंट है, कम्बिनेशन डिफरेंट है। तो चले इसको फॉलो करें। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो डाउनलोड भी कर लें। ओके, मेरे पास है प्लेट। ईजी जिम में वैसे तो हर जगह से मिल जाती है, अगर कहीं भी प्लेट नहीं मिल रही तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई राउंड शक्ल में प्रॉपर्ली बैलेंस के साथ चीज़ ले सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है, पावर ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथनिंग है, मसल स्ट्रेंथनिंग मोबिलिटी एक्सरसाइज है। इसका टाइटल नेम मैंने आपको बता दिया है आज का। 4 ट्रेनिंग्स आपने करनी। नाउ फर्स्ट इसको शोल्डर लेवल पे मैं लेके आऊँगा, प्लेट को साइड से मैं बताता हूँ यहाँ पे। देन आपने गाड़ी का जैसे स्टीयरिंग है टर्न करना है, राइट एंड लेफ्ट, देन डाउन। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूँ इसको रिदम है, क्योंकि प्लेट मैंने इसलिए बोला है कि नॉर्मली आपको लगेगा कि प्रॉपर्ली एक रिदम। ये रोटेटर शोल्डर एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ के लिए, बैलेंसिंग के लिए। नाउ फर्स्ट 1 टर्न डाउन, टर्न डाउन। ओके, जैसे आप गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, ठीक है, उसी तरह स्ट्रेट अप। प्लेट को आपने टच नहीं होने देना, मसल को रिलैक्स नहीं रहने देना, रिदम में थोड़ा सा लिफ्ट अप रहे। नाउ अप, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन। प्लेट मेरे हिसाब से छोटी है तो इसलिए प्रॉपर्ली मुझे ग्रिप नहीं लग रही, लेकिन इतनी ही आपने लेनी है। 2.5 है, 5 kg या 10 kg है, 2.5 to 5 kg इनफ। ओके, 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन। फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट आपने करना है। इसी प्लेट से एक रिदम चलेगी। 3 सेट्स आपने करने हैं, 10 रैप्स आपने करने, 10 ईच साइड। ओके, नाउ 90 डिग्री बेंड, प्लेट पावर अप, देन 90 डिग्री डाउन। जब आपने नीचे जाना है ब्रीथ आउट करना है, जब ऊपर आना है ब्रीथ इन करना है। ओके, लेग पोजीशन आप वाइड कर लें जितना बैलेंस के साथ। नाउ ब्रीथ इन, देन आउट, आउट, ब्रीथ इन, देन आउट। अब इसमें स्पेशली आर्म्स आपके स्ट्रॉन्ग स्टिफ रहे, कोर आपका स्टिफ रहे, इसको आपने फोकस करना है, लेग बेंड नहीं करनी, स्ट्रेट स्टिफ रहे। ओके, 1 डाउन। ब्रीदिंग इसलिए हाई कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कब लेना है। अगेन ब्रीथ इन, डाउन, एक्सेल, 10 reps। ओके, ये मॉर्निंग क्रंचेस है। पावर ट्रेनिंग में आपका अपर बॉडी सारा इन्वॉल्व हो चुके हैं, मसल इन्वॉल्व हो चुके हैं। ओके, ये आपने करना है। 3 सेट्स आपने करने हैं एक रिदम के साथ, मिनिमम 10 reps। उसके बाद फिर आप इसको बढ़ाते जाएं, रेपिटेशन आप अप करते जाएं। 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दिए। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, स्ट्रेट पोजीशन, प्लेट अप जाएगी देन डाउन। पावर ट्रेनिंग के साथ साइड से मैं बताता हूँ। ओके, अगेन जैसे आप कोई वेट थ्रो करते हो, आप फेंकते हो पावर ट्रेनिंग में, लाइक दिस। ओके, कोर टाइट, देन डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे शोल्डर फ्रंट साइड डाउन है तो वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि डाउन शोल्डर लाइक दिस, कईयों को बेंड करने की आदत है, नेक फ्रंट साइड डाउन होती है, शोल्डर डाउन होते हैं, उसके लिए ये परफेक्ट एक्सरसाइज है। अब फ्रंट से 1 2 3, कोर टाइट, चेस्ट अप, शोल्डर स्टिफ, 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट एक्सरसाइज आपने ये करनी है और ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 ट्रेनिंग्स मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आपने करना है होल्डिंग, स्क्वाट्स होल्डिंग विद वेट। अब इसको साइड से मैं बताता हूँ। ओके,
Hold. Time count 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट एक्सरसाइज। एक रिदम के साथ बोलते बोलते तो आपको लगता होगा बहुत इजी है, लेकिन जब आप ये करेंगे आपने मुझे बताना है। ये कहीं भी इंटरनेशनली या डोमेस्टिक लेवल पे आप देखें, होम वर्कआउट आप देखें, डिफरेंट जिम्स में देखें, परफेक्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि वही एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की जाए जो इफेक्टिव हो, जिसका रिजल्ट हो और इंजरीज की चांसेस ना हो। इसको आपने करना है, मुझे फीडबैक देना है, क्योंकि आपके दुआओं की फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके साथ ये शेयर करें, डाउनलोड करें, एक प्रॉपर प्लान बनाएं, फॉलो करें। वेरी इजी, इतना इजी करके बता दें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसको आप करें, हमें दुआओं में याद रखें। हमारी टीम को दुआओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस नए काम में सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए हम सब कुछ करते हैं। थैंक यू रहमान, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, फीडबैक आप अपना ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपसे आपके मुताबिक ही टिप्स शेयर करेंगे जो कुछ आप पूछना चाहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अल्लाह ताला का मैं तो कहती हूँ शुक्र अदा करना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम कुछ तब्दीली की तरफ जा रहा है। ख़ासतौर पे रात को कुछ बेहतर मौसम जो है वो महसूस होना शुरू हो गया है। यानी आगे आपकी बिजली की बचत तो फिलहाल हो जाएगी, लेकिन मौसम आज कैसा रहेगा, आज के दिन की अपडेट्स कोमल की तरफ चलेंगी। ओवर टू यू कोमल। और के मौसम के हवाले से बात करूं तो मौसम आज सुबह से ही गर्म और खुश्क है। इस वक्त भी सूरज ने किरणें तेज़ कर ली हैं, जिसकी वजह से गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और दर्जा हरारत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी दिन का आगाज़ हुआ है, दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश भी नहीं होगी और आज शहरियों को सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला भी झेलना पड़ेगा और गर्मी भी अच्छी खासी महसूस की जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हब्स में जो है वो कमी देखने में आ रही है, क्योंकि अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मौसम मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। सितंबर का मिड आ चुका है और अब मौसम जो है वो बेहतरी की ही तरफ होगा और कम से कम दर्जा हरारत आज 26 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाएगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि थैंक यू कोमल, बहुत शुक्रिया। दिन के आगाज़ में मौसम हमें लगता है गर्म है, लेकिन जैसे जैसे शाम की तरफ मौसम जाता है कंपैरेटिवली बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।